हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर बेस्ड ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले भी एक लेक्चर आ चुका है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वो लेक्चर भी जरूर से देखिएगा। ठीक है, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम तुर्की मुस्लिम इन्वेजन अर्थात तुर्क मुस्लिम आक्रमण को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा समरी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इससे पहले के लेक्चर में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो दोस्तों हमने देखा था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत से पूर्व ही भारत में विभाजन और विकेंद्रीकरण जैसी स्थिति बनने लगी थी। ठीक है, विभाजन अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात विभाजन और डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात विकेंद्रीकरण की स्थिति हमें देखने को मिलती है। विभाजन अर्थात यहां पर हमने देखा था प्री मिडाइवल एज में क्या होता है कि छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाते हैं। बहुत सारे राजवंश हमने पढ़े भी हैं, सारे राजवंश। तो इस तरीके से छोटे छोटे राजवंशों का यहाँ पे उदय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भारतीय भूभागों का क्या हो जाता है, विभाजन होने लगता है। अब जब आपको पता है कि जब छोटे छोटे राजवंश उदित होने लगते हैं तो जो एक केंद्रीकरण होता है वो समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पे राजनीति का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, विकेंद्रीकरण हो जाता है। एक शक्तिशाली शक्ति जो केंद्र में स्थित होनी चाहिए, आवश्यक है, उसका पतन हो जाता है। तो यही स्थिति हो गई थी प्री मिडाइवल एज में। क्या चीजें देखने को मिली हमें विभाजन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो चीजें देखने को मिली। तो दोस्तों जब हमने प्राचीन इतिहास में इस तरीके की स्थिति देखी तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि विदेशी जो ताकतें होती है, जो विदेशी साम्राज्य होते हैं, वे हमारे भारत की ओर अट्रैक्ट होते हैं कि क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं। और जब जब ऐसी पोजीशंस आई है, जब जब ऐसी कंडीशंस बनी है इंडिया में, तब तब विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शुरू होने से पूर्व जब भारत में ये कंडीशंस हो गई थी तो अरब आक्रांता और तुर्क मुस्लिम आक्रांता भारत की ओर अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर वो अपना उद्देश्य लेकर आते हैं। क्या उद्देश्य लेके आते हैं? उनका मेन उद्देश्य होता है यहाँ पर धन को लूटना, साथ ही साथ अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये मुख्य उद्देश्य थे। आइए देखते हैं। कल के लेक्चर में हमने अरब आक्रमण पढ़ा। यदि आपको अरब इन्वेजन से स्टार्ट करना है तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद में ये लेक्चर देखना। आज हम पढ़ने वाले तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अरब आक्रमण, तो जो ये अरब के लोग थे, इनमें सिमिलरिटी क्या है दोस्तों? तो अरब के जो ये लोग थे ये भी मुस्लिम थे, और जो तुर्क मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो ये जो तुर्क मुस्लिम लोग थे ये भी मुस्लिम थे। तो ये सिमिलरिटी है इनमें। एक और सिमिलरिटी है, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड सिमिलरिटी क्या है, दूसरी समानता क्या है इनमें? इनका उद्देश्य, इन दोनों का ही उद्देश्य था भारत में धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार। इसी उद्देश्य से आते हैं। ये यहाँ रहने के उद्देश्य से नहीं आते हैं, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और यहाँ से धन दौलत को लूटने के लिए आते हैं। इस्लाम का प्रचार प्रसार, ये सिमिलरिटी है दोनों में। और इनका भी एक उद्देश्य होता है धन लूटना और इस्लाम अर्थात इनके धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, ये मेन उद्देश्य होते हैं। ये इनकी समानता भी कह सकते हैं कि अरब आक्रांता और तुर्की मुस्लिम आक्रांताओं में समानता क्या थी? तो यही समानता थी कि ये दोनों ही मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे और दोनों के ही उद्देश्य सेम थे। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास लिख के पूरा चार्ट बना लीजिए, अरब आक्रमण और तुर्क मुस्लिम आक्रमण, ताकि आपको पता रहे कि जब हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने विदेशी आक्रमण को पढ़ा था। और दो विदेशी आक्रमण हुए थे महत्वपूर्ण। कौन कौन से? अरब आक्रमण और तुर्क मुस्लिम आक्रमण। आपको याद रखना है, अपने माइंड में ये चीजें फिक्स करनी है। और जो सिमिलरिटी है उसे भी लिख लेंगे कि इन दोनों में क्या समानता है, पहले ही लिख लेंगे क्योंकि बाद में हम इन्हें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी लिख लीजिएगा।
अब दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा कि अरब आक्रांता और तुर्क मुस्लिम आक्रांता दोनों ही मुस्लिम थे, और सबसे पहले किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति या मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ, तो वे थे अरब आक्रमण, उसके बाद में तुर्क मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत में। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम इस्लाम शासन का श्रेय किसे जाता है, तो वो श्रेय अरब आक्रांताओं को नहीं जाता है, वो श्रेय जाता है तुर्क मुस्लिम आक्रांताओं को। क्यों जाता है? क्योंकि जो अरब आक्रांता थे दोस्तों, वे जब आए थे, मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे, तो उन्होंने यहाँ सिंध के क्षेत्र पे हमला किया था और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पे विजय भी हो गए थे और यहाँ पे कब्जा भी कर लिया था। उस समय सिंध का जो शासक था वो कौन था? वो दाहिर था। उसे पराजित किया और सिंध के क्षेत्र पे ये आ गए थे और यहाँ पे कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके बाद में ये भारत के किसी भी क्षेत्र या किसी भी भूभाग को जीत नहीं पाए थे। ये वाला हिस्सा जीत कर ही ये रह जाते हैं, यहीं पर स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे ये इनकी स्थिति क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। इसके बाद में ये कभी भी इधर के क्षेत्र में आगे नहीं आ पाए थे। लेकिन तुर्क मुस्लिम आक्रमण जब होता है भारत में, तो ये सिंध, पेशावर, मुल्तान, कन्नौज, बुंदेलखंड, सौराष्ट्र, इवन दो बंगाल तक अपने शासन का फैला लेते हैं। इसीलिए यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम इस्लाम शासन किसने स्थापित किया, तो उसका श्रेय आप तुर्क मुस्लिम आक्रमण को देंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए इसे स्टार लगा के पूरे फैक्ट को लिख लेंगे। तुर्क मुस्लिम आक्रांताओं को ही भारत में पहला इस्लाम शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है। किसे? तुर्की मुस्लिम इन्वेजन को। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा ग्राफ बना लिया होगा, ग्राफ आपने, कि क्या चीजें मध्यकालीन भारत, अरब आक्रमण पहले हुआ था जिसे हमने कल डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे तुर्क मुस्लिम आक्रमण, जिसके अंतर्गत दो तुर्क मुस्लिम आए जिन्होंने यहाँ पे शासन किया। मेरे कहने का अर्थ है कि दो ऐसे साम्राज्य आए जिन्होंने भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण किया। पहले गजनी साम्राज्य है, उसके बाद में गौर वंश आता है। तो दोनों को ही आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरब आक्रांता में केवल अरब लोग आए थे, जिसमें जो भारत पर शासन, भारतीय भूभाग जो सिंध था, इस पर शासन किया था। तो किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पर हमें कई शासक देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं तुर्क मुस्लिम आक्रमण। और तुर्क मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गजनी साम्राज्य को। गजनी साम्राज्य हेडिंग डाल लेंगे। गजनी साम्राज्य, तो सबसे पहले गजनी, ये जो स्थान है, ये एक स्थान है, एक भूभाग है। तो गजनी कहाँ पर स्थित है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। इसका सीधा सीधा अर्थ आप लगा सकते हैं कि गजनी साम्राज्य के जो शासक भारत पर आए थे शासन करने के लिए, या फिर उनके मुख्य उद्देश्य को लेकर भारत आए थे, तो वे कहाँ से आए थे? वे अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आए थे। जो अरब आक्रांता थे वे कहाँ से आए थे? वो अरब वाले क्षेत्र से आए थे। लेकिन गजनी साम्राज्य और गौर वंश के जो लोग थे ये अफगानिस्तान से आए थे। ठीक है, तो गजनी कहाँ पर स्थित है? गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान का भूभाग है। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान, आप लोगों को लोकेशन पता ही होगी। यदि नहीं पता है तो अपना मैप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। भारत से लगा हुआ है वर्तमान में पाकिस्तान, पाकिस्तान से परे है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान का भूभाग है गजनी। गजनी साम्राज्य के जो शासक थे वे कौन थे? वे तुर्क मुस्लिम शासक थे। तुर्क मुस्लिम, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए सभी लिखेंगे, सारे फैक्ट लिखेंगे। तुर्क मुस्लिम शासक कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? तुर्क मुस्लिम थे ये। ठीक है, इनकी भाषा भी पूछी गई है, तो इनकी भाषा फारसी थी। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी फारसी। फारसी भाषा में ही ये बोलते थे और लिखते थे। गजनी साम्राज्य में जो ये गजनी है, इसे इनके कई नाम हैं। गजनी साम्राज्य के शासकों, या इस साम्राज्य को बोल सकते हैं, या इस वंश को बोल सकते हैं। तो क्या क्या नाम थे? अन्य नाम लिखेंगे इनके, अन्य नाम। तो गजनी साम्राज्य को कई नामों से जाना जाता है। एक तो गजनी साम्राज्य तो पता ही है आपको,
अन्य नाम है इसका गजनवी। गजनवी साम्राज्य के नाम से भी इसे जाना जाता है, साम्राज्य। या फिर अन्य और है यामिनी, यामिनी साम्राज्य, या फिर यमीनी या यमीन भी इन्हें कहा जाता है, यमीन साम्राज्य। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने देखा गजनी साम्राज्य के बारे में। गजनी साम्राज्य में जो ये गजनी भूभाग है कहाँ पर स्थित है, ये वर्तमान अफगानिस्तान के भूभाग पर स्थित है। गजनी साम्राज्य के जो शासक थे वे तुर्क मुस्लिम शासक थे। ठीक है, कौन सा धर्म था इनका धर्म था इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। इन्हें तुर्क मुस्लिम कहा जाता था गजनी साम्राज्य के शासकों को। इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा फारसी थी, फारसी में ही लिखते थे और बोलते थे। अन्य नाम गजनी साम्राज्य के कई नाम हैं, जैसे गजनवी साम्राज्य, यामिनी साम्राज्य और यमीनी साम्राज्य या यमीन साम्राज्य भी कहा जाता है। यमीनी भी आप लिखेंगे, ठीक है, यमीनी, यामिनी, यमीनी या यमीन साम्राज्य भी इन्हें कहा जाता। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यमीनी साम्राज्य या यमीन साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य किस साम्राज्य का एक अलग नाम है, तो अन्य नाम है किस साम्राज्य का है, गजनी साम्राज्य का नाम है। गजनवी भी इस साम्राज्य को कहा जाता है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे फाउंडर की बात करते हैं। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन है, तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम लिखेंगे अलप्तगीन, अलप्तगीन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, उस शासक का नाम क्या था, तो गजनी साम्राज्य के प्रथम शासक का नाम अलप्तगीन था। यही फाउंडर थे, इन्होंने ही स्थापना की थी गजनी साम्राज्य की। कब की थी, तो 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना होती है। कहाँ होती है, अफगानिस्तान के गजनी भूभाग पर गजनी साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, अलप्तगीन के द्वारा 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों अलप्तगीन के बाद में 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य के दूसरे शासक कौन बनते हैं, वो होते हैं सुबक्तगीन। नोट डाउन करते जाएंगे मेरे साथ में, सुबक्तगीन। ठीक है, कब, 977 ईस्वी में, 977 ईस्वी में सुबक्तगीन गजनी साम्राज्य की राजगद्दी को संभालते हैं, गजनी साम्राज्य के शासक बनते हैं। इनके मध्य में एक और शासक आए थे, परीतिगीन, उनका नाम भी आता है, लेकिन जो परीतिगीन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही शासक बनते हैं परीतिगीन। ठीक है, कुछ समय के लिए ही शासक बनते हैं, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है या मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए परीतिगीन गजनी साम्राज्य की शासन सत्ता को संभालते हैं। उसके बाद में तुरंत ही सुबक्तगीन यहाँ के शासक बन जाते हैं 977 ईस्वी में, 977 ईस्वी में। अलप्तगीन और सुबक्तगीन का क्या संबंध होता है, तो ये दामाद होते हैं। जो सुबक्तगीन होते हैं वे अलप्तगीन के दामाद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सुबक्तगीन के बाद में गजनी साम्राज्य को कौन संभालता है, तो सुबक्तगीन का पुत्र गजनी साम्राज्य का अगला शासक होता है। पुत्र का नाम क्या है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महमूद गजनवी, यही थे वे पहले शासक गजनी साम्राज्य के जिन्होंने भारत में तबाही मचा दी थी। भारत में पूरी तरीके से यहाँ पर घुस गए थे अंदर, सिंध से भी अंदर की तरफ इन्होंने एंट्री कर ली थी। और पहला यदि श्रेय जाता है कि कौन इस्लाम शासन को लेके आया था, तो वह महमूद गजनवी थे, जो भारत में पहले इस्लाम शासन को लेकर आए थे। तो महमूद गजनवी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। सुबक्तगीन के पुत्र थे। पहला फैक्ट तो आप ये याद रखेंगे कि महमूद गजनवी सुबक्तगीन के पुत्र थे। उनके पिता का नाम क्या था, सुबक्तगीन था, महमूद गजनवी के। कब इनका जन्म हुआ था, तो जन्म देख लीजिए। इनका जन्म 1 नवंबर 971 971 ईस्वी में होता है। 971 में इनका जन्म होता है। कब, 1 नवंबर 971 ईस्वी में
महमूद गजनवी का जन्म होता है। महमूद गजनवी जो कि सुबक्तगीन के पुत्र थे, गजनी साम्राज्य के शासक बनने से पूर्व खुरासान नामक स्थान के शासक थे। ठीक है, जब इनके पिता गजनवी साम्राज्य के शासक हुआ करते थे तब इनके पिता ने महमूद गजनवी को खुरासान नामक भूभाग पर शासन करने के लिए दिया था। खुरासान ये भी अफगानिस्तान में है। ठीक है, खुरासान नामक स्थान पे खुरासान के शासक, कब? गजनवी साम्राज्य के शासक बनने से पूर्व खुरासान के शासक थे ये। पूरा लिखेंगे, गजनी साम्राज्य के शासक बनने से पूर्व। तो दोस्तों क्या क्या देखा अभी हमने देखा गजनी साम्राज्य के संस्थापक अलप्तगीन के बाद में शासक बनते हैं सुबक्तगीन, जो कि अलप्तगीन के दामाद होते हैं। कब बनते हैं? 977 ईस्वी में बनते हैं। 977 ईस्वी में बनते हैं सुबक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी हुए, जिनका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य के शासक बनने से पूर्व खुरासान नामक भूभाग पर या खुरासान क्षेत्र में के शासक हुए थे। ठीक है, अब ये गद्दी पर कब बैठते हैं? तो महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य के शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 998 ईस्वी में शासक बनते हैं गजनी साम्राज्य के। तो ये तिथि भी याद रखेंगे। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी को गजनी साम्राज्य की राजगद्दी सौंपी जाती है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसा मैं बोल रही हूँ डिटेल में नोट डाउन करिएगा ताकि चीजें अच्छे से याद रहें। इनके वर्ष भी याद रखेंगे। दोस्तों महमूद गजनवी, इनकी 2 उपाधियां हैं जो पूछी जाती है, जो टाइटल्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से टाइटल्स मिले थे इन्हें? तो इन्हें मिला था यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह, ये 2 उपाधियां इन्हें मिली थी। ठीक है, और ये उपाधियां इन्हें किसने दी थी? तो ये उपाधि इन्हें बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह के द्वारा मिली थी। तो ये नाम भी याद रखेंगे। 2 उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी ये दोनों उपाधियां? यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह, ये दोनों ही उपाधियां महमूद गजनवी की थी। ये बहादुर थे, शक्तिशाली शासक थे, इसीलिए बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह के द्वारा ये उपाधियां इन्हें दी गई थी। महमूद किसकी थी ये उपाधियां? तो ये दोनों ही उपाधियां थी महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी, ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी बगदाद के खलीफा, नाम लिखेंगे अल आदिर बिल्लाह के द्वारा दी गई थी। ये नाम था उनका खलीफा का। ठीक है, किसे दी थी? महमूद गजनवी को दी थी। क्या थी उपाधियां? यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह, ये 2 उपाधियां थी महमूद गजनवी की। आइए अब हम देखते हैं इनकी वो खास वर्ष देखते हैं जहां पर भारत में इन्होंने इन्विजन किया था, भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। अभी हमने क्या देखा? 998 ईस्वी में। अच्छा दोस्तों, एक और फैक्ट लिख लीजिए आक्रमण को देखने से पहले। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए थे? वे यही शासक थे जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन थे, कौन ऐसे तुर्की मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम्स इन्वेजन किया भारत में? तो वे थे महमूद गजनवी। भारत पर 17 बार आक्रमण किया।
आक्रमण किया। देखिए हमारे भारत के शासन सत्ता विभाजन हो गया था, विकेंद्रीकरण था हमारे भारत में फैला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 17 बार आक्रमण करना पड़ा, तब जाकर कहीं महमूद गजनवी भारत में एंटर कर पाए थे। आप सोच सकते हैं कि हमारा इंडिया कितना शक्तिशाली हुआ करता था, कितना मजबूत हुआ करता था, कि इन्हें 17 बार आक्रमण करना पड़ा, तब जाकर कहीं ये भारत में एंटर हो पाए थे, वो भी विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थिति। यदि भारत में केंद्रीकरण शासन होता तो कभी भी इन्विजन नहीं हो पाता विदेशी आक्रांताओं का भारत में। भारत पर 17 बार आक्रमण किया, किसने किया? महमूद गजनवी ने। ये फैक्ट लिखेंगे, महमूद गजनवी। अब हम देख लेते हैं वर्षों के साथ में जो इंपॉर्टेंट है, जो आक्रमण, उनके बारे में देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे 17 आक्रमण नहीं देखने वाले, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने देखा 998 ईस्वी, ये तिथि भी याद रखेंगे इसमें। तो गजनवी साम्राज्य की राजगद्दी को संभाला था महमूद गजनवी ने, मतलब ये क्या बने थे? शासक बने थे, शासक बने। शासक बनने के बाद में 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत की ओर अट्रैक्ट होते हैं, भारत की ओर आकर्षित होते हैं, भारतीय भूभाग की ओर, और यहाँ पर अपने उद्देश्य को लेकर आते हैं। और 1000 ईस्वी में सबसे पहले ये पेशावर पर आक्रमण करते हैं। दोस्तों देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है पेशावर, सिंध, मुल्तान, ये वर्तमान पाकिस्तान के पास में, लेकिन उस समय पाकिस्तान जैसा कोई देश महत्व नहीं रखता था, या फिर पाकिस्तान बना ही नहीं था। ये सारा जो क्षेत्र है ये क्या था? ये इंडिया का ही क्षेत्र कहलाता था, है ना। पाकिस्तान तो था ही नहीं उस समय, तो इसीलिए ये भूभाग भी इंडिया का ही कहलाएगा, भारत का ही कहलाएगा। इसीलिए मैं बार बार पेशावर को भी भारत में ही बोल रही हूँ, भारतीय भूभाग ही बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही है उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में पेशावर, सिंध, मुल्तान, ये सारे क्षेत्र कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। तो भारतीय भूभाग पेशावर पर इनका पहला आक्रमण होता है। कहाँ पर हुआ? तो आप याद रखेंगे, महमूद गजनवी ने भारतीय भूभाग, कौन से भारतीय भूभाग पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा पेशावर क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का भूभाग है। पेशावर पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं। हम यहाँ पे इन्विजन देख रहे हैं कि कैसे ये, किस तरीके से धीरे धीरे ये भारत में एंटर करेंगे। 1001 ईस्वी में ये पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर शाही राजवंश का शासन हुआ करता था उस समय, और जयसिंह से ये जयपाल शासक हुआ करते थे यहाँ के, उनसे इनका युद्ध होता है। तो 1000 ईस्वी में ये कहाँ आते हैं? ये पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र में। सबसे पहले पेशावर में किया 1000 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में फिर और थोड़ा अंदर आते हैं, ये पश्चिमी पंजाब वाले, जो मुल्तान वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, लगभग यहीं पर पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण। और दोस्तों इस समय यहाँ पर जयपाल शासक थे, जो कि शाही राजवंश के शासक हुआ करते थे। तो जयपाल को ये पराजित कर देते हैं और यहाँ वाले भूभाग पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो पूरा लिखेंगे डिटेल में। जयपाल शासक थे कहाँ पर? पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र में। जयपाल शासक कौन से वंश से बिलोंग करते थे? तो ये शाही राजवंश से बिलोंग करते थे जयपाल, जिनको कौन हरा देता है? महमूद गजनवी के द्वारा ये परास्त कर दिए जाते हैं और इस भूभाग पर गजनवी साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी मूर्तिवाद के खिलाफ के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें सफल होते हैं। लड़ाई लड़ते हैं, इन्हें मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मूर्तिवाद, ये जो इन्होंने क्या किया होगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जब आए होंगे तो इन्होंने हिंदू धर्म को देखा होगा। हिंदू धर्म में क्या होता था? हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा की जाती है। मूर्तियों, हमारे टेम्पल्स में क्या होता है? हिंदू धर्म के टेम्पल्स में वहाँ पे मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो उन्होंने इस चीज़ का क्या किया? विरोध किया था। तो मूर्तिवाद का विरोध किया था इन्होंने 1008 ईस्वी में, और इस लड़ाई में ये सफल भी हुए थे कुछ हद तक। मूर्तिवाद के विरुद्ध लड़ाई
लड़ते हैं और सफल होते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें देखी हमने देखा 998 ईस्वी में ये शासक बने थे। 1000 ईस्वी में ये पेशावर पर आक्रमण करते हैं। पेशावर पर आक्रमण करने के बाद में 1001 ईस्वी में ये पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण करते हैं। ये जो मुल्तान लिखा हुआ है ना क्षेत्र, ये पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। पूर्वी पंजाब हमारे इंडिया में अभी भारत में है और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। तो इस वाले क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं जहां पर शाही राजवंश के शासक जयपाल शासन किया करते थे। जयपाल को ये परास्त करते हैं और इस भूभाग पर गजनवी साम्राज्य का कब्जा हो जाता है, वो शासन कर लेते हैं। 1008 ईस्वी में ये मूर्तिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं और इसमें काफी हद तक सफल भी होते हैं। आगे चलते हैं। आगे वर्ष लिखेंगे 1018 ईस्वी में। 1018 ईस्वी में दोस्तों ये पंजाब वाले क्षेत्र से होते हुए कन्नौज तक पहुंच जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे इंटर हो रहे हैं महमूद गजनवी भारत में, ठीक है। कहाँ पर आ जाते हैं? कन्नौज वाला क्षेत्र। और आप लोगों को पता ही होगा प्री मिडाइवल एज, आपने यदि लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि ये कन्नौज वाला भूभाग इस समय पर काफी इंपॉर्टेंट था। जो भी शासक, भारतीय शासक भी यहाँ पर कन्नौज पर शासन करना चाहते थे, इसीलिए संघर्ष स्ट्रगल यहाँ पर चलता रहता था कन्नौज को लेकर। तो यहाँ पर अब कौन आ गया है? यहाँ पर आ गए महमूद गजनवी। मेन इंपॉर्टेंट जगह है कन्नौज। तो 1018 ईस्वी में गंगा के मैदान क्षेत्र में गंगा के मैदानी क्षेत्र में आक्रमण, ठीक है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में आक्रमण और कन्नौज पर कब्जा, ये भी लिखेंगे आप ब्रैकेट में। कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं, कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। ये देखिए कितना लाभ उठा लिया था विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थिति को लेकर इन्होंने, कि कन्नौज तक पहुंच गए थे। 1019-20 ईस्वी में ये 1019 और 20 ईस्वी में यह मध्य प्रदेश के चंदेल शासक जो थे, मध्य प्रदेश में जिनका शासन हुआ करता था चंदेल वंश का, हमने पढ़ा भी है प्री मिडाइवल एज में जब हमने राजपूत काल देखा था, राजपूत कालीन राजवंश देखे थे, उनमें हमने पढ़ा था चंदेल वंश को। तो चंदेल वंश के राजाओं को दंडित करते हुए क्यों दंडित किया? क्योंकि चंदेल वंश के शासकों ने इनका पुरजोर विरोध किया था। जितनी ताकत थी ना उतनी ताकत झोंक दी थी इनको भगाने में। तो इसीलिए, लेकिन इनकी शक्ति काफी ताकतवर थे, पूरी शक्ति लेकर आए थे इनकी, इसीलिए इन्होंने चंदेल के शासकों को हराया और उन्होंने दंडित किया। दंडित करने के बाद में बुंदेलखंड कालिंजर वाले क्षेत्र को, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है कालिंजर, इस पर कब्जा किया इन्होंने, ठीक है। 1019 और 20 ईस्वी में। तो कहाँ पर चंदेल शासकों को दंडित किया, शासकों को दंडित करते हुए बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर कब्जा किया इन्होंने। देख रहे हैं किस तरीके से एंटर हो रहे हैं, कि किस तरीके से इन्होंने बार बार आक्रमण करके भारतीय भूभागों को जीत रहे हैं। बुंदेलखंड पर कब्जा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट वर्ष है 1025। 1025 ईस्वी में ये क्या करते हैं दोस्तों 1025 ईस्वी में ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं। सोमनाथ पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और सारी बुक्स में यदि इंपॉर्टेंट ये सारे ईयर नहीं मिलेंगे तो ये वाला जो 1025 ईस्वी वाला जो ईयर है ये तो मिलेगा ही। महमूद गजनवी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इस आक्रमण के बारे में तो आप हर छोटी से छोटी बुक में भी पढ़ेंगे। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, और यहां से ये बहुत सारा धन लूट कर लेकर जाते हैं। आक्रमण किया और यहां से धन लूटा, बहुत सारा धन लूट कर यहां से लेकर जाते हैं। ये धन लूट की सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब? 1025 ईस्वी में। ईयर याद रखेंगे। अच्छा, इस समय यहाँ पर जो गुजरात वाला क्षेत्र था, यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ पर चालुक्य वंश के शासक, जिसे हमने अनिलवाड़ा शाखा पढ़ी थी, सोलंकी वंश पढ़ा था। आप लोगों ने यदि लेक्चर देखे होंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि सारे लेक्चर्स देखिए ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। हिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा।
कौन थे शासक? इस समय पर 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ वाला जो क्षेत्र या गुजरात के क्षेत्र पे शासक हुआ करते थे चालुक्य वंश के शासक। चालुक्य वंश की कौन सी शाखा? अनहिलवाड़ा शाखा। ठीक है। चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे भीम प्रथम शासक थे, जिनका एक अन्य नाम मूलराज प्रथम भी है ना। भीम प्रथम, कहीं पे मूलराज प्रथम भी पढ़ने में आता है, तो आप दोनों ही नाम याद रखेंगे। ये थे, और ये जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर देते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, तो भीम प्रथम क्या हो जाते हैं? डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी धन लूट लेते हैं और काफ़ी यहाँ पर तहस नहस कर देते हैं, काफ़ी क्षति भी पहुँचाते हैं इस मंदिर को, इस टेम्पल को। ठीक है। तो भीम प्रथम के द्वारा क्या होता है? भीम प्रथम विरोध नहीं करते हैं बल्कि भाग जाते हैं डर कर, और इस वजह से महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं और यहाँ से कई सारा धन लूट कर लेकर चले जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे ये वाली घटना कब हुई थी? 1025 ईस्वी में हुई थी ये वाली घटना। आगे बढ़ते हैं। आगे 1027 ईस्वी। 1027 ईस्वी भारतीय भूभाग पर महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण था, अर्थात 17वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था ये? 17वां आक्रमण, अंतिम आक्रमण था। किसके विरुद्ध हुआ था? ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाटों के विरुद्ध और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था ये, अंतिम आक्रमण भारत में। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण साल थे जिनमें महमूद गजनवी ने भारतीय भूभागों को जीता और उन पर कब्जा किया, उन्हें डिस्कस किया। पूरे 17 नहीं किए, जो महत्वपूर्ण थे उन्हें किया है। 1027 ईस्वी ये अंतिम वर्ष था जब महमूद गजनवी ने भारतीय भूभाग पर आक्रमण किया था। ठीक है। और किसके विरुद्ध लड़ाई की थी? अंतिम लड़ाई जाटों के विरुद्ध हुई थी इनकी अंतिम लड़ाई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद में गजनी साम्राज्य के जो ये महमूद गजनवी थे, ये पुनः अपने गजनी साम्राज्य में लौट जाते हैं और क्या करते हैं? जो जीते हुए भूभाग है ये अपने सेनापतियों को देकर चले जाते हैं। जो अपने अधीनस्थ सेनापति थे उन्हें देकर चले जाते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने देखा, इनका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारतीय भूभागों से धन लूटकर लेकर जाना। ये यहाँ पे बसने के लिए नहीं आए थे, रहने के लिए नहीं आए थे। इसीलिए ये जो विजित भूभाग होते हैं ये अपने सेनापतियों को शासन करने के लिए देकर वापस से गजनी चले जाते हैं। आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कुछ फैक्ट है महमूद गजनवी के बारे में, उन्हें देख लेते हैं। ये तो जितना भी इन्वेजन हुआ था, जितना भी आक्रमण हुआ था 17 बार का, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसको आप कैंपेन के नाम से भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ईयर वाइज यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए और किस वर्ष में क्या क्या घटना हुई थी वो लिख लेंगे। ठीक है। महमूद गजनवी पहले ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी या सुल्तान का पद धारण किया था। ठीक है। आपने देखा ही होगा जो मुस्लिम शासक है, अभी बार बार जब हम मध्यकालीन भारत के राजवंशों को पढ़ेंगे ना, तो उसमें बार बार राजा के लिए सुल्तान वर्ड का यूज होगा, सुल्तान कहा जाता था। तो सुल्तान, पहले सुल्तान कौन कहलाए थे? महमूद गजनवी कहलाए थे। तो सुल्तान पद धारण करने वाले प्रथम शासक कौन हुए? तो महमूद गजनवी हुए थे। महमूद गजनवी के दरबार में दो ऐसे हिंदू थे जो उच्च पद पर आसीन थे। उनके नाम लिखेंगे। क्या क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था सेवद राय। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो उच्च पद दिया गया था। किसके दरबार में? महमूद गजनवी के दरबार में। जबकि ये इस्लाम धर्म के थे, लेकिन फिर भी इन्हें मिला था सेवद राय और तिलक। दो हिंदू हुए
जिन्हें उच्च पद, दरबार में उच्च पद प्राप्त हुआ, दरबार में उच्च पद प्राप्त हुआ। नाम याद रखेंगे, सेवद राय और तिलक। अब दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में कुछ इतिहासकार और कुछ पोएट्स भी रहा करते थे, उनके नाम देख लेते हैं, कवि भी रहा करते थे, उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन रहे थे। ये दोनों ही फैक्टर नोट डाउन करेंगे। सुल्तान का पद धारण करने वाले प्रथम शासक हुए थे कौन? महमूद गजनवी। और सेवद राय और तिलक दो ऐसे हिंदू हुए जो इनके दरबार में उच्च पद पर आसीन थे। अब इनके दरबार में, किनके दरबार में? महमूद गजनवी के दरबार में कई विद्वान भी रहा करते थे। कौन कौन विद्वान थे? तो वे थे अलबरूनी, उत्बी। अलबरूनी एक इतिहासकार थे, उत्बी भी एक इतिहासकार थे। लिख लेंगे ब्रैकेट में कि ये इतिहासकार थे, उत्बी भी इतिहासकार थे। फिरदौसी, ये कवि थे, फिरदौसी और फारूकी। ठीक है, इस तरीके के इतिहासकार और जो कवि थे, विद्वान थे, ये लोग ये किसके दरबार में रहा करते थे? ये महमूद गजनवी के दरबार में रहा करते थे। अलबरूनी इतिहासकार जो थे ये महमूद गजनवी के साथ में ही भारत में आए थे, इसीलिए इन्होंने एक कृति की रचना की थी भारत के ऊपर। उस कृति का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है कृति का? किताब उल हिंद। किसकी रचना है? ये अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी भारत किसके साथ में आए थे? तो ये गजनवी साम्राज्य के शासक महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे और इसी समय पर इन्होंने किताब उल हिंद ये रचना लिखी थी, ये कृति की रचना की थी। उत्बी, ये भी एक साहित्यकार थे, इतिहासकार थे। इन्होंने भी, इनकी भी एक कृति काफी फेमस है। इन्होंने गजनवी साम्राज्य के बारे में एक किताब लिखी थी। किताब का नाम है किताब उल यमीन। यमीन क्यों? क्योंकि गजनवी साम्राज्य का ही एक अन्य नाम यमीन साम्राज्य भी है। ठीक है, तो किताब उल यमीन किसकी रचना है? उत्बी की रचना है। फिरदौसी ये कवि थे, इन्होंने शाहनामा लिखा है, शाहनामा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इतिहासकार और कवि हुए जो कि महमूद गजनवी के दरबार में रहा करते थे। इनकी कृतियां याद रखेंगे दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया था जिसमें भारत के बारे में चर्चा की गई है। उत्बी के द्वारा किताब उल यमीन लिखी गई थी, इसमें गजनी साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। फिरदौसी के द्वारा, ये कवि थे, इनके द्वारा शाहनामा ये कृति की रचना की गई थी। और फारूकी भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट कुछ विद्वान थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अब गजनी साम्राज्य के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं गौड़ साम्राज्य को। अब हमने क्या देखा अंत में? अच्छा, इनकी जो महमूद गजनवी हैं, इनकी मृत्यु का ईयर लिख लेंगे। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है? 1030 ईस्वी में। और गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होता है? उनका नाम भी नोट डाउन करेंगे। गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक खुसरो मलिक। ठीक है, क्या नाम था अंतिम शासक का? देखिए, महमूद गजनवी की मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। और ये नाम भी याद रखेंगे कि फिर गजनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन हुए? खुसरो मलिक हुए। दोस्तों एक और बार मैं रिकॉल कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि महमूद गजनवी कभी भी यहाँ पर शासन कर नहीं बैठे थे। इन्होंने अपने सेनापति, जो अपने अधीनस्थ सेनापति थे, उन्हें ये भारत के विविध भूभाग दे दिए थे शासन करने के लिए, और ये पुनः गजनी चले जाते हैं और गजनी साम्राज्य को संभालने लगते हैं। 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में गजनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन बनते हैं? खुसरो मलिक बनते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा गजनवी साम्राज्य या गजनी साम्राज्य, आप यमीन साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य भी इसे कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं गौड़ साम्राज्य, जो कि तुर्क मुस्लिम शासक ही थे।
और गौर साम्राज्य जो था यह गजनवी साम्राज्य के अधीनस्थ राज्य था। ठीक है, कोई साम्राज्य नहीं था, एक ये राज्य था छोटा सा गौर राज्य, जो कि गजनी साम्राज्य के ही अधीनस्थ था। तो गौर राज्य आप डाल लेंगे नाम। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे मुझे बेहतर तरीके से और टीचिंग को कैसे मुझे अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करना है ये पता चलेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस तरीके से लेक्चर और चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पर लेक्चर चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, आप भी मुझे गाइड कर सकते हैं। ठीक है, गौर साम्राज्य गजनी साम्राज्य का अधीनस्थ राज्य था। गजनी साम्राज्य का अधीनस्थ राज्य। ठीक है, गजनी साम्राज्य के अधीन ही गौर साम्राज्य चला करता था। गौर साम्राज्य ना लिख के से गौर राज्य लिखे दोस्तों, ताकि आपको फिर चीजें अच्छे से याद रहेगी। साम्राज्य मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। गौर राज्य कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में ही स्थित है। ये भी स्थान करके लिखेंगे, स्थान और फिर अफगानिस्तान लिख लेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान। संस्थापक, तो गौर राज्य के संस्थापक थे, फाउंडर थे संस्थापक संसबनी थे, संसबनी। ठीक है, संसबनी एक्चुअल में मैं बताऊं दोस्तों, ये संसबनी कोई व्यक्ति नहीं, ये एक शाखा थी। गौर राज्य जो था ये कई शाखाओं में विभक्त था, जिसकी प्रमुख शाखा थी संसबनी, है ना। तो प्रधान को भी संसबनी कहा गया इसमें, और प्रधान ने ही नाम रखा होगा उस, जैसे कि गजनी साम्राज्य है, उनका क्या था, वंश क्या था, गजनी था, इसीलिए गजनी साम्राज्य हो गया। तो ये गौर राज्य जो थे इनकी कई शाखाएं थी, जिसमें एक प्रमुख शाखा थी संसबनी, इसीलिए संस्थापक गौर साम्राज्य का किसे कहा गया? संसबनी को कहा गया, क्योंकि प्रधान थी, प्रधान संसबनी, इसीलिए इसे गौर राज्य को संसबनी राज्य भी कहा जाता है। संसबनी राज्य एक अन्य नाम है। ठीक है, अन्य नाम। अब दोस्तों संसबनी राज्य या संसबनी शाखा, इसके शक्तिशाली शासक कौन हुए? तो इस शाखा के या गौर राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक हुए, उनका नाम लिखेंगे। उनका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, जिनका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो ये शक्तिशाली शासक हुए गौर राज्य के। पहले तो आप ये लिखेंगे कि गौर राज्य का शक्तिशाली शासक हुआ मोहम्मद गोरी, शक्तिशाली शासक गौर राज्य का। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद गोरी थे। इनका पूरा नाम है, पूरा नाम लिखना तो पूरा नाम लिख लीजिएगा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये पूरा नाम है मोहम्मद गोरी का। क्या नाम है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। मोहम्मद गोरी ही वो शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया पुनः और गौर राज्य को यहाँ पर स्थापित किया था। मोहम्मद गोरी। अब दोस्तों हमने क्या देखा कि जो गौर राज्य था ये गजनी साम्राज्य का अधीनस्थ राज्य था। ठीक है, इसके अधीन क्या करता था? शासन करता था। जब मोहम्मद गोरी गौर राज्य के शासक बनते हैं, कब बनते हैं? वर्ष लिखेंगे, शासक बने, शासक मोहम्मद गोरी तो ये शासक बने थे 1173 ईस्वी में। ठीक है, 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गौर राज्य के शासक बनते हैं और गजनी साम्राज्य से गौर वंश को मुक्त करवाते हैं, स्वतंत्र करवाते हैं। तो इसीलिए इन्हें शक्तिशाली शासक कहा गया, मोहम्मद गोरी को।
ये गजनी साम्राज्य से भी स्वतंत्रता दिलवाते हैं गौर राज्य को, जो कि अब तक क्या था, अधीनस्थ था। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे, गौर राज्य को स्वतंत्र करवाया। स्वतंत्र करवाया, किसे स्वतंत्र करवाया? गजनी साम्राज्य से। ठीक है, मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, गजनवी साम्राज्य के तात्कालिक शासक कौन हुआ करते थे उस समय पे? उस समय पे हुआ करते थे खुसरो। ठीक है, खुसरो हुआ करते थे शासक। तो खुसरो को मृत्यु देकर या फिर उन्हें मारकर मोहम्मद गोरी गजनी जो स्थान था वहां पर भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, खुसरो को मारकर, जो कि अंतिम शासक थे गजनवी साम्राज्य के, मारकर गजनी पर कब्जा किसके द्वारा हो जाता है? गौर राज्य के शासक मोहम्मद गोरी के द्वारा हो जाता है। क्या क्या देखा हमने देखा कि गौर राज्य के शासक मोहम्मद गोरी बनते हैं। कब बनते हैं? 1173 ईस्वी में बनते हैं। गौर राज्य को स्वतंत्र करवाते हैं, किससे? गजनवी साम्राज्य से। किसे मार के? गजनवी साम्राज्य के अंतिम शासक खुसरो मलिक को मारकर गजनी पर ये कब्जा कर लेते हैं। जो गजनी भूभाग था जहां पर गजनवी साम्राज्य का शासन हुआ करता था, उस पर कब्जा किसका हो जाता है? गौर राज्य के शासक मोहम्मद गोरी का कब्जा हो जाता है। ये कहानी है। अब जैसे ही गजनी साम्राज्य पर गौर वंश का या गौर राज्य का शासन हो जाता है, मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है, वह भी इंडिया में आने के लिए मंसूबा बनाता है, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है और भारत आता भी है, आकर्षित होता है। तो ऐसा नहीं कि वहीं बैठकर रह जाता है, वो भारत आता भी है। अब हम देख लेते हैं कि इनके द्वारा भारत में किस तरीके से इन्विजन किया गया, आक्रमण किया गया। वर्ष 1173 ईस्वी में शासक बने गौर राज्य के कौन? मोहम्मद गोरी शासक बने। 1175 ईस्वी में ये भारत की ओर आते हैं शासन करने के लिए। तो सबसे पहले पश्चिमी पंजाब में स्थित मुल्तान पर ये आक्रमण करते हैं। तो मुल्तान पर आक्रमण किया कब इन्होंने? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण। अब देखिए दोस्तों, गजनवी साम्राज्य जो था ना, उसने तो लगभग बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हुआ या कन्नौज वाला मतलब राजस्थान वाला, गुजरात वाला और पंजाब वाला, इस वाले क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी तो बंगाल तक अपना शासन स्थापित कर लेता है। इतना शक्तिशाली शासक था ये, इतनी तबाही मचा देता है हमारे भारत में। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। 1178 ईस्वी में यह गुजरात में आक्रमण करता है, गुजरात के पाटन में। ठीक है, पाटन में, ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहां पर आक्रमण करता है कब? 1178 ईस्वी में गुजरात पाटन पर आक्रमण। अब देखो दोस्तों, यहां पे क्या होता है, गुजरात पर आक्रमण महमूद गजनवी ने भी किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था और सोमनाथ मंदिर में तबाही मचा दी थी उन्होंने। वहां से कहीं बहुत सारा धन लूट कर ले गए थे। और इस 1025 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम का शासन हुआ करता था गुजरात में। जब मोहम्मद गोरी पाटन गुजरात पर आक्रमण करता है तो उस समय भी इस क्षेत्र पर चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश का शासन होता था, चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन आप मैं जैसा बोल रही हूँ ना वैसा लिखेंगे समझते हुए। ठीक है, यहाँ पे आधी अधूरी चीजें लिखी जा रही है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें लिखी जा रही है। मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ, तो आप जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा यहाँ नोट डाउन नहीं करेंगे, जैसा मैं बोल रही हूँ उन चीजों को समझते हुए नोट डाउन करेंगे। ओके, चालुक्य वंश के शासक इस समय गुजरात में कौन थे? भीम द्वितीय, जिनका एक अन्य नाम भी पढ़ने को मिलता है मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। जब महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, उस समय पर भीम प्रथम के साथ में उनका युद्ध होता है। युद्ध नहीं होता है, भीम प्रथम भागकर चले जाते हैं। और जब मोहम्मद गोरी गुजरात पर आक्रमण करता है, गुजरात के पाटन वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है, तो उस समय चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय
रहते हैं। वो भीम प्रथम थे, ये भीम द्वितीय हैं। इनका एक अन्य नाम मूलराज द्वितीय भी है। भीम द्वितीय अपने पूर्वज से उल्टा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये भागते नहीं है बल्कि मोहम्मद गोरी से युद्ध करते हैं। तो कब हुआ था मोहम्मद गोरी और चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय का युद्ध? 1178 अर्थात 1178 ईस्वी में होता है इनका युद्ध। और इस युद्ध का परिणाम ये होता है दोस्तों कि मोहम्मद गोरी को यहाँ बहुत बुरी हार मिलती है। भीम द्वितीय यहाँ पर जीत जाते हैं। तो इस युद्ध में इनका युद्ध होता है वर्सेस मोहम्मद गोरी। और इसमें हार किसकी होती है? इसमें मोहम्मद गोरी परास्त हो जाते हैं इस युद्ध में, परास्त। और ये भागकर वापस से गजनी चले जाते हैं 1178 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों गजनी चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये भारत में आक्रमण करना नहीं छोड़ते हैं। समय समय पर ये अपनी शक्ति बताते रहते हैं और भारत पर आक्रमण करते रहते हैं बार बार। जिस तरीके से मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी को भी कई बार भारत में एंटर करने के लिए आक्रमण करना पड़ा था, तब जाके कहीं ये भारत में एंटर कर पाए थे। तो मोहम्मद गोरी परास्त हो जाते हैं। किससे परास्त होते हैं? भीम द्वितीय से। तो पहली बार मोहम्मद गोरी भारत में युद्ध लड़ते हैं और यहाँ पर ये परास्त हो जाते हैं। कौन करता है? भीम द्वितीय। तो पहला कौन शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो पहला शासक था भीम द्वितीय, जो कि गुजरात में शासन करता था। चालुक्य वंश के अनिलवाड़ा शाखा जो थी उसके शासक हुआ करते थे भीम द्वितीय। चलिए आगे चलते हैं। समय समय पर भारत में आक्रमण करते ही रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ष है उन्हें ही हम डिस्कस करेंगे। वर्ष, एक इंपॉर्टेंट वर्ष है 1191 ईस्वी। ठीक है, 1191 ईस्वी में इनका युद्ध होता है चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के साथ में। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी। ठीक है, और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम होता है इसमें मोहम्मद गोरी परास्त हो जाते हैं और पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जाती है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय विजय। ठीक है, 1191 ईस्वी में ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? तो इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान विजित होते हैं। ठीक है, परिणाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर होता है 1192 में एक और युद्ध। ठीक है, 1902 ईस्वी में फिर से एक युद्ध होता है। इन्हीं के मध्य होता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य ही होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ठीक है, इन्हीं के मध्य होता है। इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय, दोनों ही डेट याद रखेंगे। तराइन द्वितीय किनके मध्य हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य ही हुआ था। दूसरा युद्ध भी तराइन का, और इसमें विजय होती है मोहम्मद गोरी की। परिणाम क्या होता है? मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं यहाँ पे, विजय। और इस तरीके से यहाँ पर इनका शासन हो जाता है, कब्जा हो जाता है। 1194 एक और वर्ष लिखेंगे। 1194 ईस्वी में एक और युद्ध होता है। इस युद्ध को चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद, राजा जयचंद, वही जो संयोगिता के पिता थे। पृथ्वीराज तृतीय की जो प्रेमिका थी उन्हीं के पिता थे जयचंद। तो जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी, इनका युद्ध होता है।
हमें अदर डिटेल में नहीं जाना है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें याद रखना है। ये जो वर्ष है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इन युद्धों के बारे में, जोड़ियां आ जाती है मिलाने के लिए कि ये युद्ध किसके साथ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर फोकस करेंगे 1191 ईस्वी के युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 ईस्वी के युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 ईस्वी के युद्ध को चंदावर का युद्ध कहा जाता है। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो पहला जो तराइन का प्रथम युद्ध था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। 1194 में एक और युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का, किसके साथ होता है? तो जयचंद के साथ होता है। इस युद्ध को चंदावर का युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय होता है। मोहम्मद गोरी विजय। तो ये कुछ अभियान थे मोहम्मद गोरी के, जिसने भारत के भूभागों को तहस नहस कर दिया था और यहाँ पर कब्जा कर लिया था। माना जाता है, कहा जाता है कि गौर राज्य के शासक मोहम्मद गोरी ने भारत में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड के क्षेत्र से होते हुए बंगाल तक के क्षेत्र पे अपना शासन सत्ता स्थापित कर ली थी। यहाँ तक के भूभागों को इन्होंने जीत लिया था। अब क्या होता है दोस्तों, इनका भी उद्देश्य क्या था? इनका भी उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इन्हें पुनः यहाँ पे बसना नहीं था, इन्हें पुनः अपने राज्य गजनी जाना था। तो इन्होंने क्या किया, इतना नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो फिर से बैक जाकर कर लेना, है ना। इन्होंने क्या किया था, अब जब ये वापस जाते हैं तो इनके दो सेनापति थे, इनके अधीनस्थ दो सेनापति थे, उनका नाम नोट डाउन करेंगे। अधीनस्थ सेनापतियों को ये भी क्या करते हैं, इन राज्यों को जो विजित भूभाग है भारत के, उनको शासन करने के लिए दे जाते हैं और वापस अपने राज्य में चले जाते हैं। कौन? मोहम्मद गोरी भी। तो कौन थे अधीनस्थ सेनापति इनके? अधीनस्थ सेनापतियों को विजित भारतीय भूभाग, यूं लिखेंगे, विजित भारतीय भूभाग देकर गोरी पुनः गजनी लौट जाते हैं। गजनी क्यों लौटते हैं? क्योंकि अब वो क्षेत्र उन्होंने जीत लिया है गजनवी साम्राज्य से और वहां पे शासन करने लगे हैं, इसीलिए पुनः गजनी लौट जाते हैं। अब ये अधीनस्थ सेनापति कौन थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अधीनस्थ सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे थे खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये दो अधीनस्थ सेनापति थे जिन्हें भारतीय भूभागों को ये सौंप कर चले जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी यही आगे जाकर भारतीय भूभागों पर शासन करते हैं और यहाँ से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। सल्तनत काल के अंतर्गत हम कई राजवंशों को पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको मैं यहाँ तक भी बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश के शासक बनते हैं। गुलाम वंश, इनके वंश को गुलाम वंश कहा जाता है ना। यहाँ से सल्तनत काल स्टार्ट हो जाएगा। बख्तियार खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, खिलजी वंश। ठीक है, ये जो भारत का पश्चिमी वाला क्षेत्र है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर जाते हैं गौर, और ये जो पूर्वी वाला क्षेत्र है ये बख्तियार खिलजी को देकर जाते हैं इस वाले भूभाग पर शासन करने के लिए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक बनेंगे और बख्तियार खिलजी खिलजी वंश के शासक बनेंगे। आने वाले समय में हम देखेंगे, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तो हम देखेंगे। और यहाँ से हो जाती है सल्तनत काल की शुरुआत। सल्तनत काल की शुरुआत। ठीक है, सुनो। तो आई होप आप लोगों को ये विदेशी आक्रमण कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जहाँ तक मुझे विश्वास है तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से मुझे पूछिएगा। साथ ही साथ यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय दोस्तों।